नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लियर जम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जेएसएससी के द्वारा जो मोटर यान निरीक्षक परीक्षा हुआ था 2016 ईस्वी में और जो कक्षफल मुख्य परीक्षा हुआ था 10/7/2016 को, इन दोनों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए झारखंड जीके को लेकर उन सभी सवालों को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक जो यूट्यूब चैनल है क्लियर जाम यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसमें झारखंड जीके के डेली जो है क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ मददगार साबित हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो फेसबुक पेज है और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, इन दोनों का लिंक, फेसबुक पेज का और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इनको जरूर ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज जो है इसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं झारखंड जीके से रिलेटेड, और ऑल इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है तो उनमें जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जीएस के क्वेश्चन जो है डेली पोस्ट किए जाते हैं फेसबुक पेज में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। और इसलिए भी ज्वाइन करें इसको क्योंकि फ्यूचर में कभी भी अगर हैकिंग जैसी घटना हो जाता है क्लियर जाम यूट्यूब चैनल के साथ, तो उस फेसबुक पेज के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूं और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। तो इसी को लेकर इन दोनों में से किसी एक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उन सभी को हम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है सवाल, 1913-14 के दौरान जो ताना भगत आंदोलन हुआ था, तो ये जो ताना भगत आंदोलन है 1913-14 के दौरान जो हुआ था, तो इसका नेता कौन थे? तो नेता कौन थे इस आंदोलन के? तो जो ये ताना भगत आंदोलन है तो इसके नेता का नाम था जतरा भगत। जतरा भगत के द्वारा ही ये ताना भगत आंदोलन 1913-14 ईस्वी में शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? गुमला जिले से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा जतरा भगत। गुमला जिले से इन्होंने ताना भगत आंदोलन को शुरू किया था। और यहाँ पे ताना भगत आंदोलन की बात करें तो इसी को जो है उड़ाव विद्रोह कहा जाता है। एग्जाम में कभी भी उड़ाव विद्रोह देखने को मिलेगा तो समझ जाइएगा कि वो ताना विद्रोह की बात हो रहा है। और इसके भी उड़ाव विद्रोह जो है तो इसका भी तिथि यही होगा और जो नेता है यही है जतरा भगत। और गुमला में ही जो है बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग नेताओं ने जो है इस विद्रोह को संभाला था। जैसे कि एक है गुमला में ही है मांडर क्षेत्र। तो जो ये मांडर क्षेत्र है तो मांडर क्षेत्र में नेतृत्व किया गया था सीबू भगत के द्वारा। इन सभी का नाम जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मांडर क्षेत्र में सीबू भगत ने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। और वहीं पे जो विशुनपुर क्षेत्र है, विशुनपुर, तो विशुनपुर में नेतृत्व संभाला था भिखू भगत के द्वारा, भिखू भगत। और एक है घाघरा क्षेत्र, तो घाघरा क्षेत्र में नेतृत्व संभाला था बलराम भगत के द्वारा, बलराम भगत। और एक है सिसई क्षेत्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिसई, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा सिसई। तो सिसई में जो है महिला एक थी देवमनिया नाम की, तो इन्हीं के द्वारा जो है नेतृत्व संभाला गया था देवमनिया के द्वारा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि देवमनिया नाम की जो महिला ये किस विद्रोह से संबंधित है, किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और इसी ताना भगत के आंदोलन के नेताओं के द्वारा जो है 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था झारखंड में कांग्रेस का, तो ये झारखंड का एकमात्र अधिवेशन था रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का। और इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को इस आंदोलन के नेताओं के द्वारा 400 रुपये का एक थैली दिया गया था, 400 रुपये का बैग का थैली दिया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसी विद्रोह के बाद जो है 1948 ईस्वी में जो आपका रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद पारित किया गया था, तो वो इसी विद्रोह के बाद किया गया था। तो 1948 याद रखिएगा, 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद पारित किया गया था। और ताना भगत आंदोलन जो है तो ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने जो है 1921 ईस्वी में जो भारत में जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें भी इस विद्रोह के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। फिर 1930 ईस्वी का जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ताना भगत आंदोलन के नेताओं ने। तो ये महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, देखिए स्क्रीन पे आपके, जो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है तो ये झारखंड के किस जिले में पैदा हुए थे? तो ये रांची जिले में पैदा हुए थे। रांची उस टाइम का बिहार का भाग हुआ करता था, बिहार का एक जिला हुआ करता था। तो रांची में जन्म हुआ था इनका 7 जुलाई 1981।
तो 7 जुलाई 1981 को जो है MS धोनी का जन्म हुआ था रांची जिला में। और कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महेंद्र सिंह धोनी के जो पिता है ये कहाँ से संबंधित है, तो इनका जो पैतृक गांव था ये है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य का जो अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा, तो वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं इनके पिता। तो पैतृक गांव है महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराखंड, लेकिन इनका जन्म हुआ था रांची में, तो ये ध्यान रखिएगा। और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इनको 2018 में का जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण। और इनको जो है 2009 ईस्वी में जो है पद्म श्री दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इनको 2007 में दिया गया था। तो ये तीनों अवार्ड कब कब दिया गया है, तिथि याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड राज्य है, तो झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं जो है ये पुरुष जनसंख्या से अधिक है। जैसे कि कोई जनजाति है, उस जनजाति में टोटल 100 लोग हैं और 100 में से मान लो कि 40 जो है ये मेल है, पुरुष है, और जो है 60 जो है ये फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो ये फीमेल है, महिलाएं हैं, तो ये पुरुषों से मतलब कि 20 ज्यादा है। तो यही सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा जनजाति के लोग हैं जिसमें कि महिलाओं की संख्या जो है ये पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है। तो ये कौन सा जनजाति है, तो ये है खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति में जो है पुरुषों की संख्या कम है, ठीक है, और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो महिलाओं की संख्या जो है खड़िया जनजाति में पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है। और यहाँ खड़िया जनजाति की बात करें तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। खड़िया जनजाति 3 उपजाति में विभाजित है। एक है पहाड़ी खड़िया, एक है ढेलकी खड़िया और एक है दूध खड़िया। तो खड़िया जनजाति मतलब कि इनका 3 उपजाति है। कौन कौन सा? पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। तो ये याद रखिएगा। और इनका जो युवा गिरी होता है खड़िया जनजाति का, तो इनका युवा गिरी को कहा जाता है गोतियो, ठीक है। और खड़िया जनजाति का जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, एक विवाह इनमें पाया जाता है जो कि बहुत ही फेमस है, ये है ओलोल दाई। तो कभी भी पूछा जाए कि जो ये ओलोल दाई विवाह है ये कौन सा जनजाति में फेमस है, तो ये है कौन सा जनजाति? खड़िया जनजाति। और इनका जो जातीय पंचायत जो होता है तो उसको कहा जाता है धीरा। धीरा क्या है? तो धीरा जो है जातीय पंचायत है खड़िया जनजाति का। और धीरा यानी कि इस जातीय पंचायत का जो प्रमुख होते हैं तो उसको कहा जाता है बंदिया, ये ध्यान में रखिएगा। और गांव का मुखिया को कहा जाता है प्रधान। और इनका जो प्रमुख देवता है वो होते हैं ठाकुर, या इसी को कहा जाता है बेला भगवान, ठाकुर या बेला भगवान। और ठाकुर या जो ये बेला भगवान है इनका जो प्रमुख देवता है, तो ये मतलब कि जो सूर्य देव है तो उन्हीं को पूजा जाता है, मतलब कि बेला भगवान या ठाकुर के रूप में। तो यहाँ से जो है इतना सारा फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है यह है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू किया गया? तो ये जो उलगुलान आंदोलन है किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। कब शुरू किया गया था? 1895 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा को ही जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा को। और इनका जो बचपन का नाम था बिरसा मुंडा का, बचपन का नाम है दाऊद मुंडा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? रांची जिला के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना क्षेत्र के उलीहातू गांव में। तो ये सारे फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा। और तिलका मांझी जो है इनके बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको कि इनके द्वारा तिलका आंदोलन शुरू किया गया था 1783-85 ईस्वी में। और तिलका मांझी को फांसी हुआ था 1785 ईस्वी में। कहाँ पे? भागलपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि जो ये तिलका मांझी है तो इनका जो उपनाम है यह है जाबरा पहाड़िया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि तिलका मांझी के और किस नाम से जाने जाते थे या जाबरा पहाड़िया कौन है, तो यह तिलका मांझी का ही नाम था, जाबरा पहाड़िया। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है यह है,
झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सरल कारीगर के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो यह है माहली जनजाति। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माहली जनजाति। और माहली जनजाति में जो है मतलब कि ये 5 उपजाति में विभाजित है। और ये 5 उपजाति कौन कौन सा है? एक है बांसफोर माहली, पटार माहली, सुलुंकी माहली, तांती माहली और एक है माहली मुंडा। तो ये 5 उपजाति में जो है विभाजित है माहली जनजाति। और ये कौन सा मतलब कि प्रजाति समूह के है? तो ये द्रविड़ प्रजाति समूह के है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इनमें जो है वधु जो मूल्य होता है, तो इनमें वधु मूल्य को कहा जाता है पौन टका। तो याद रखिए पौन टका क्या होता है? पौन टका वधु मूल्य होता है माहली जनजाति में। और इनका जो जातीय पंचायत होता है, तो इनका जातीय पंचायत को कहा जाता है परगनेत, परगनेत। ठीक है। और ये सरल कारीगर है, तो मतलब कि किस काम में जो है ये कुशल होते हैं? तो बांस की कला जो होता है, बांस से जो देखे होंगे आपने कि बांस का टोकरी जो होता है, तो बांस से संबंधित जितने भी आइटम बनता है तो उन सभी में ये कुशल होते हैं, निपुण होते हैं बनाने में। और इनका जो प्रमुख देवता है तो ये सूरज देवी है। सूरज देवी इनकी प्रमुख देवता है। अगला जो सवाल है वो है झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व कितना है झारखंड में? यह है 1। और ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना जो है 1973 ईस्वी में किया गया था। पलामू जिला में ही है ये पलामू टाइगर रिजर्व। और आपको पता होगा कि झारखंड में जो है एक नेशनल पार्क है। ठीक है, एक नेशनल पार्क है। और ये कौन सा है? तो यह है बेतला नेशनल पार्क, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वो है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य। ठीक है। तो झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये है पलामू अभ्यारण्य, जो कि पलामू जिला में ही पड़ता है। तो इन दोनों जो ये बेतला नेशनल पार्क है और पलामू अभ्यारण्य, तो इन दोनों को मिलाकर जो है एक टाइगर रिजर्व की स्थापना किया गया था। तो ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है, तो ये इन दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है, बेतला नेशनल पार्क में भी और पलामू अभ्यारण्य में भी। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये बेतला नेशनल पार्क है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। और बेतला नेशनल पार्क में ही भारत का पहला शेर जनगणना जो है ये 1932 ईस्वी में किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पे चलाया जा रहा है 1973 ईस्वी से। और इसी के तहत जो है टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है ये पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। तो इन दोनों को मिलाकर ही पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना सारा फैक्ट। अगला सवाल है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए? तो ये है जावा का पर्व। जावा वही है जो कि आप कर्मा के रूप में जिसको जानते हैं। तो कर्मा में जो आपने देखा होगा कि टोकरी में जो है ये जो उगाया जाता है, उसमें कुर्थी वगैरह जो दिया जाता है टोकरी में, तो जो टोकरी होता है तो उसमें जो जावा उगाया जाता है, तो यही जो कर्मा है, जावा है, तो उसी का मतलब कि झारखंड में मनाया जाता है कर्मा त्योहार अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद लेकर और बेहतर कुटुंब के लिए। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है इन चारों में से देखा जाए तो ये हो जाएगा जावा, और जावा नहीं होता तो ये कर्मा होता। तो कर्मा का ही रूप है, मतलब कि कर्मा में ही जो है जावा उगाया जाता है। एक बांस का देखा होगा आपने, टोकरी होता है। कर्मा तो बहुत फेमस है झारखंड का, आपने देखा होगा, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो जरूर आपको पता होगा। तो कर्मा जावा दोनों एक ही है, याद रखिएगा। और ये जो त्योहार है तो ये कब मनाया जाता है, कौन सा महीना में? तो शक कैलेंडर के अनुसार ये भादो का जो महीना होता है तो उसमें मनाया जाता है जावा या कर्मा का त्योहार। कर्मा का बेसिकली मतलब है कर्म की ही जीवन में प्रधानता है, और वाकई में कर्म की प्रधानता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको एग्जाम में भी फल देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगर टाइम पास कर रहे हैं तो जरूर है उसका भी भुगतान करेंगे आप ही। तो अच्छा से पढ़ाई करिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जावा और ये कर्मा जो है ये भादो के महीने में मनाया जाता है।
और यहाँ पे जो सरहुल है, तो सरहुल कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र महीना में सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल जो है तो ये कौन सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और इसी तरह से सरहुल जो है तो इसी को जो उड़ाव जनजाति है, तो उड़ाव जनजाति इसी सरहुल को जो है ये खद्दी के नाम से त्यौहार मनाती है। और जो ये संथाल जनजाति है, तो संथाल जनजाति इसी सरहुल को जो है बा परब के रूप में जो है मनाते हैं, बा परब। और जो खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजाति, तो खड़िया जनजाति यही सरहुल को जो है जकोर त्यौहार के रूप में इनके द्वारा मनाया जाता है। तो इतना सारा फैक्ट जो है यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। तो झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहां पे सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है, तो यह है पलामू जिला। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका पलामू। यहाँ पे जो ये पलामू है, तो पलामू इसका राइट आंसर है। और जो ग्रेफाइट है, यहाँ पे जो ये ग्रेफाइट है, तो इसको जो है काला शीशा भी कहा जाता है, काला शीशा, और अंग्रेजी से ब्लैक लेड। तो ब्लैक लेड या काला शीशा जो है ये ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। और झारखंड में सिर्फ पलामू जिला ही है जहाँ पे ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। और जो ग्रेफाइट के माइंस है पलामू में, उनका नाम याद रखिए। एक है सोकरा माइंस, सोकरा माइंस जो कि चैनपुर प्रखंड में है, पलामू में ही है। और एक है सतबरवा माइंस, तो ये भी पलामू में है, विश्रामपुर क्षेत्र में पड़ता है ये सतबरवा। फिर एक है होताई माइंस, और एक है तुलबुला माइंस, और एक है फिर बरवाडी माइंस। तो ये सारे याद रखिएगा। सोकरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोकरा और सतबरवा, तो ये और ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जरूर नाम याद रखें, इन दोनों माइंस का। तो सोकरा माइंस, सतबरवा माइंस, ये दोनों पलामू में है और ये सभी जो है ग्रेफाइट के लिए फेमस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो सवाल है यह है, झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है पारसनाथ। इसी को सम्मेद पर्वत के नाम से जाना जाता है, सम्मेद पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। और इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर। और ये कौन सा जिला में पड़ता है, तो ये पारसनाथ पर्वत जो है ये गिरिडीह जिला में स्थित है। और इसी पारसनाथ का जो, जैसे कि ये पर्वत हो गया, ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो स्थान है, तो यहाँ पे जो है एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है मधुवन। तो ये मधुवन भी याद रखिएगा, ये गिरिडीह जिला में ही पड़ता है, पारसनाथ पर्वत का निचले तल में पड़ता है। और पारसनाथ पर्वत का नाम पारसनाथ जो है जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है पारसनाथ रखा गया है। और पारसनाथ पर्वत के बारे में याद रखिए, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनमें से 20 तीर्थंकर का जो है निर्वाण की प्राप्ति इसी पारसनाथ पर्वत में मिला था। तो ये भी फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है यह है, कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लिखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है। तो कितना क्षेत्र जो है असिंचित है, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये कितना क्षेत्र जो है जिसमें कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट, तो झारखंड का अगर हम मान लेते हैं कृषि भूमि जो है, मतलब झारखंड का जो है 12.77% जो कृषि भूमि है, तो ये सिंचित क्षेत्र में आता है, ठीक है। झारखंड के पास 12.77% जो भूमि है ये सिंचित भूमि है, सिंचित, जहाँ पे मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था है। और वहीं पे 100% में से इसको हम 12.77 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 87.23%। तो 87.23% ऐसा भूमि है जहाँ पे मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यानी कि असिंचित है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था 2016 ईस्वी में, तो ये
1516 का रिपोर्ट के आधार पे झारखंड में जो असचित्र क्षेत्र वाला जो भूमि था तो ये था 92%। लेकिन अभी 2018-19 के अनुसार आपको याद रखना है, 2018-19 के अकॉर्डिंग जो है झारखंड में असचित्र क्षेत्र वाला जो भूमि है ये 87.23% है, और जो सिंचित भूमि है झारखंड का ये 12.77% है। तो ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड में जो सबसे ज्यादा जो उत्पादित फसल है तो ये कौन सा फसल का खेती किया जाता है, तो ये है धान की फसल। और झारखंड में टोटल भूमि का जो कृषि योग्य भूमि कितना है, तो कृषि योग्य भूमि जो है झारखंड का 23% है। 23% भूमि जो है झारखंड का खेती करने लायक है। तो इतना सारा फैक्ट यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद है झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो जो झारखंड की सीमा है तो ये कितना राज्य स्पर्श करता है झारखंड को, तो ये है 5 राज्य। 5 राज्य, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 राज्य। कौन कौन सा राज्य जो है झारखंड को टच कर रहा है, तो एक तो हो जाएगा उत्तर में जो है आपका बिहार हो जाएगा, बिहार स्टेट। फिर इधर जो है जैसे कि मैप के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रुकिए 1 मिनट, मैप को ओपन कर लेते हैं हम।